स्वागत है आपका सूत्र 5 के आज अंतिम दिवस है। सूत्र एग्जाम और आप लोगों को इसमें अपीयर होना है। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये है दिल से संबंधित और इस टॉपिक को हमारे सामने जो प्रस्तुत करेंगी आज डॉक्टर रीटा। डॉक्टर रीटा अग्रवाल से आप सभी लोग परिचित हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेकर के डॉक्टर रीटा को आमंत्रित करूंगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है हृदय और उसका प्रबंधन कैसे करें, हृदय से होने वाली बीमारियों का। खासतौर से दोस्तों अभी सर्दी का मौसम आ रहा है। सर्दी के मौसम में हमारे बुजुर्गों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो थोड़े फैटी होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनको ऑलरेडी किसी बीमारी से पीड़ित है, हृदय का प्रबंधन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे उनके सामने समस्या आती है। अचानक से हम सुनते हैं यार कल तो शाम को हमारे को मिला था और अचानक सुबह पता चलता है कि उसको तो हार्ट अटैक आ गया। तो कैसे इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है? किस प्रकार से हमारी डॉक्टर नेचर में जो दवाइयाँ हैं, वो किस प्रकार से लोगों को सहायता कर सकती है? इस प्रकार की जो आकस्मिकताएँ हो जाती हैं हार्ट को लेकर के, इसको दूर करने में और इनसे निपटने में। मैं डॉक्टर रीटा का स्वागत आज के करूँगा इस सूत्र प्रोग्राम में जो कि हम रेगुलरली हर महीने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों का नॉलेज जो है वो बढ़े। आप जब फील्ड में जाएं तो और अच्छे तरीके से नॉलेज के साथ में लोगों को गाइड कर पाएं कि प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या डला हुआ है, क्या उसके कंटेंट्स हैं और वो किस तरीके से काम करता है। इस चीज की पूरी जानकारी देने के लिए आपको सूत्र प्रोग्राम जो है ये करवाया जाता है। सूत्र प्रोग्राम में सिर्फ मेडिसिन से रिलेटेड ही नहीं, ओवरऑल जो हेल्थ है और क्या डिजीज है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उस पर मेडिसिन किस तरीके से काम करती है, ये सारा सिखाया जाता है। इस बार का जो हमारा सूत्र प्रोग्राम है, इसमें स्पेशली हम लोगों ने न्यूट्रिशन से रिलेटेड रखा है, जहाँ स्टार्टिंग में हमने क्या न्यूट्रिशन होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड डायबिटीज के बाद होते हुए अब हम हार्ट डिजीज के ऊपर आए हैं। तो हार्ट डिजीज जो है आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड वाइड जो है सबसे बड़ी बीमारी है और इसके कारण मोर्टेलिटी जो रेट होता है वो भी ज्यादा है। जैसे डायबिटीज भी है, डायबिटीज भी बहुत ज्यादा फैली हुई है, लेकिन उसके कारण जो मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। लेकिन हार्ट डिजीज के कारण जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा है। आज हम इस प्रोग्राम में हार्ट डिजीज को आयुर्वेद के थ्रू किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं ये सीखेंगे। अदरवाइज जनरली लोगों के मन में भ्रांति होती है कि अगर एक बार हार्ट डिजीज हो गई तो वो ठीक ही नहीं होगा, एक बार हमारी बीपी की गोलियां चालू हो गई तो हमें पूरी जिंदगी बीपी की गोलियां खानी पड़ेंगी। तो हमें ये जो मिथ है इसे तोड़ते हुए हमें किस तरीके से लोगों की हेल्थ को और ज्यादा इम्प्रूव करना है, यह सीखने की कोशिश करें। नेक्स्ट नेक्स्ट तो अब हम हार्ट डिजीज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हार्ट होता है वो किस तरीके का होता है। तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे पूरे तरीके से दिखा रखा है कि हार्ट किस तरीके से होता है। हार्ट का स्ट्रक्चर जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कई वॉल्स होते हैं, इसमें गंदा खून भी आता है, साफ खून भी जाता है, तो इसकी फिजियोलॉजी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस चित्र में देखेंगे सामने जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसके अंदर हार्ट के मेन दो पार्ट्स किए हुए हैं, जिसमें एक पार्ट पे नीला रंग किया हुआ है, आप ध्यान से देखिए इसको, और एक पार्ट है जिसमें कि रेड कलर किया हुआ है। नीले वाले पार्ट के भी दो पार्ट किए हुए हैं, बीच में व्हाइट कलर से वॉल्स बना रखे हैं, उसी तरीके से रेड वाले पार्ट में भी वॉल्स बना रखे हैं। अब आप देखिए कि इस वाला जो डायग्राम है इसमें हम सेम कलर भी रख सकते थे, दोनों ब्लू भी रख सकते थे, दोनों वाले पार्ट रेड भी रख सकते थे, लेकिन अगर हमने कलर डिफरेंस रखा है इट मीन्स कुछ तो रीजन होगा। तो जो ब्लू वाला पार्ट है इसके अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब बॉडी से जो ब्लड आता है जिसके अंदर की हार्मफुल केमिकल्स होते हैं या वेस्टेज होता है जो कि आगे जाके फिल्टर होता है, वो सारा ब्लड पूरी बॉडी से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में आता है। ऊपर आप देखिए लेफ्ट एट्रियम लिखा हुआ है, लेफ्ट एट्रियम से वॉल्व के थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से आप यहाँ देखेंगे सामने तो एक पल्मोनरी वॉल्व लिखा हुआ है, यहाँ पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये सारा जो ब्लू कलर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये सारा ब्लड फिल्टर होने के लिए लंग्स में चला जाता है। और लंग्स से जब ये आता है तो आप ये देखिए कि यहाँ रेड कलर की दो पाइप्स बने हुए हैं जहाँ पल्मोनरी वेन्स लिखा हुआ है। इन वेन्स के थ्रू जो देखिए कलर जो है यहाँ रेड कलर का है, जबकि यहाँ पल्मोनरी आर्टरी का कलर जो है ब्लू कलर का दिखा रहा है क्योंकि उसमें गंदा खून है और पल्मोनरी वेन्स में साफ खून है। तो ये लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में होते हुए ऊपर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है अरोटा, जिसमें से 3 पाइप्स निकले हुए हैं।
ये जो एक्चुअल में होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि हम लोगों ने देखा नहीं है कि हार्ट किस तरीके का होता है। तो जो हम घर में पाइप यूज करते हैं पेड़ पौधों में पानी देने के लिए, एग्जैक्टली इस पाइप जो है, अरोटा जो होता है मेनली, इसका जो साइज होता है वो उतना ही मोटा होता है। सुनने में बहुत अजीब लगता है कि बॉडी में भी इतना मोटा पाइप हो सकता है, लेकिन ये फैक्ट है कि अरोटा का साइज एक पाइप जितना होता है। इस अरोटा के थ्रू पूरा जो साफ ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है, ये पूरा ब्लड बॉडी में जाता है, एक एक सेल के अंदर जाता है। सेल में फिर बाद में गैसेस एक्सचेंज होता है कि जो साफ ब्लड है वो सेल्स को ऑक्सीजन दे देता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी कर लेता है, तो वापस वो घूम फिर के राइट एट्रियम में आ जाता है। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में ना एक थोड़ा सा होता है, आप यहाँ देखेंगे पिंक कलर की वॉल्स भी बनी हुई होती हैं। ये हार्ट की वॉल्स होती हैं। इसमें 3 तरह की वॉल्स होती हैं, बाहर वाली एपिकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम एंड अंदर अंदर वाली जो होती है वो एंडोकार्डियम होती है। मैं आप नाम पे ध्यान मत दीजिए, ये ध्यान दीजिए कि हार्ट की जो एक होलो स्ट्रक्चर होता है, होलो मीन्स खोखला जो स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर वॉल्व होती है। वॉल्व नहीं, वॉल है। वॉल मीन्स भित्ति मान सकते हैं, वो भित्ति है, और इसकी वजह से बहुत सारे आगे जाके इश्यूज होते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे ही हम एक चीज को कंफर्म करेंगे कि जब हम किसी को अगर हार्ट डिजीज है, तो उसमें सिम्टम्स में जो जनरली हमें दिख जाते हैं वो क्या होता है कि पैरों में स्वेलिंग है। आप लोगों ने जनरली देखा होगा, अगर किसी को पैरों में स्वेलिंग हो रही होगी तो हम क्या बोलेंगे, एक बार आप अपने हार्ट की जांच करा लो। या फिर किसी को चलने के टाइम पे सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है, सोते टाइम सांस फूलने की दिक्कत हो रही है, और अगर उसे खांसी या जुकाम नहीं है तो भी वो हार्ट डिजीज हो सकती है। तो अब हम देखेंगे कि ये दोनों सिम्टम बहुत सारे लोगों में दोनों भी मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये सिम्टम्स अलग अलग मिलते हैं। तो हमें ये देखना है कि पैरों में स्वेलिंग कब आएगी। तो जो राइट एट्रियम है, राइट वाला साइड है हार्ट का, जहाँ की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, गंदा ब्लड आ रहा है, अगर हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए और ये जितना ब्लड इसके अंदर आना चाहिए बॉडी से, अगर उतना ब्लड हार्ट अपने अंदर नहीं ले पाता है, तो क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो पूरा बॉडी में ही रह जाएगा। अब रेगुलर में ब्लड इस तरीके से आना चाहिए था और आगे जाना चाहिए था, लेकिन जितनी क्वांटिटी में आना है उतना नहीं आ रहा है, तो बाहर की तरफ उसका स्टोरेज बढ़ता जाता है, और वो स्टोरेज हमें पैरों में स्वेलिंग के रूप में स्पेशली दिखाई देता है। इसी तरीके से फेस पे भी, आंखों के नीचे भी स्वेलिंग दिखती है। बहुत से लोग तो जो पफी आईज होती हैं, अगर रात में सोने की वजह से नहीं है, तो पफी आईज देख के ही बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर हो सकता है, आप अपने हार्ट की जांच कराइए। इसी तरीके से अब क्या है कि जब बॉडी से ब्लड लंग्स में नहीं आ पाया, हार्ट में नहीं आ पाया है, तो पैरों में स्वेलिंग हो रही है। इसी तरीके से अब क्या है कि जो लेफ्ट साइड है हार्ट की, यहाँ पे ब्लड आ रहा है लंग्स से, फेफड़ों से ब्लड आ रहा है। अगर किसी कारण से लंग्स से जो फेफड़ों से जो ब्लड है अगर हार्ट में नहीं आ पाता है, तो अब वो ब्लड कहाँ इकट्ठा होगा, लंग्स के अंदर इकट्ठा होगा। और जैसे जैसे लंग्स में कंजेशन होने लगेगा, ब्लड ज्यादा इकट्ठा होने लगेगा, तो उसके अंदर, लंग्स के अंदर की जो सेल्स होती हैं उसके ऊपर वो ब्लड जो है, एक्स्ट्रा ब्लड है, वो प्रेशर डालता है, और इसी वजह से हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें सांस लेने की दिक्कत आती है। इसलिए अगर कभी भी आपको कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे दमा है, सांस लेने की परेशानी है, तो आपको ये डिफरेंशिएट करना है कि सांस लेने की परेशानी लंग डिजीज की वजह से है या हार्ट डिजीज की वजह से है। उसी के अकॉर्डिंग आपको ये पूरा जो है ट्रीटमेंट करना होता है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि हार्ट जो पंप है, हार्ट, एक बार पीछे वाली स्लाइड पे जाइए वापस। हाँ, ये जो नीचे वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, जहां से कि ब्लड पूरा बॉडी के अंदर जाता है, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, इसके अंदर एक बार में 120 जो है ml ब्लड आता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपने आप को सिकोड़ता है, तो एक बार में इसकी खुद की कैपेसिटी 120 ml है, लेकिन ये अपने अंदर से 70 ml ब्लड को एक कॉन्ट्रैक्शन में बाहर निकालता है, मीन्स बॉडी में भेजता है। अब हम सब लोग जनरली जानते हैं कि हार्ट जो है 1 मिनट में अप्रोक्स 72 टाइम्स धड़कता है या उसके स्ट्रोक्स होते हैं। नेक्स्ट, देखिए कि जो 1 स्ट्रोक है हार्ट पंप में, उसमें 70 ml जो ब्लड निकल रहा है, और 1 मिनट के अंदर हार्ट के 72 स्ट्रोक्स होते हैं, 72 टाइम्स
पंप करता है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट जो है 70 मल्टीप्लाई बाय 72 करके 5040 ml ब्लड, लगभग 5 लीटर ब्लड 1 मिनट के अंदर हमारा जो हार्ट है वो फिल्टर करता है, पूरा गंदा ब्लड अपने अंदर लेके आता है और साफ ब्लड को आगे की तरफ बॉडी में भेजता है। आप देखिए कि इसकी एफिशिएंसी, इसका वर्क करना जो है, खुद के अंदर सिर्फ 120 ml आ रहा है मैक्सिमम, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही ये 5 लीटर ब्लड को साफ करके बॉडी के अंदर भेज देता है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि हार्ट डिजीज हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है। तो जो हम बात कर रहे थे मोर्टेलिटी की, मृत्यु होने की, तो इसके कारण, हार्ट डिजीज के कारण पहले इतना मृत्यु दर नहीं था जितना बढ़ गया है। हम जब आंकड़ों की तरफ देखते हैं तो 1990 में 2.26 मिलियन जो है लोगों के हार्ट डिजीज के कारण डेथ हुई थी, लेकिन जब हम 2020 तक आते हैं, 10 साल के अंदर ही ये लगभग दुगना होके 4.77 मिलियन हो जाता है। आप देखिए कि 10 साल के अंदर ही हार्ट डिजीज जो है वो कितना ज्यादा बढ़ चुका है। इसमें हमें रीजंस में जाना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ कि 10 साल में इतना ज्यादा हो गया। उसका कारण वही है कि जैसे जैसे हमें सुविधाएं मिलती गई, हमारी एक्टिविटीज कम होती गई, उसी तरीके से हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ते गए। इसी तरीके से है कि जो ग्रामीण एरिया है वहां पर हार्ट डिजीज का कम है, जबकि शहरी एरिया जो है वहां पर 1% से 13.2% तक जो है इसका डेथ रेट बढ़ गया है, क्योंकि शहरों में सहूलियत ज्यादा है, लोग थोड़ा भी पैदल नहीं चलना चाहते हैं, थोड़ा भी कहीं जाना होता है तो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए कि हमने हमेशा से कहीं भी हार्ट डिजीज पढ़ी है तो टोटल आज के अकॉर्डिंग क्या होता है हम वो देखते हैं। आज मैं आपको टोटल प्योर आयुर्वेद क्या कहता है, किस वजह से हार्ट डिजीज होती है, आज बिल्कुल वो बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने चरक, जो हमारी संहिता होती है, महर्षि चरक है, उन्होंने हार्ट डिजीज को लेके क्या कहा है वो मैंने आपको ये बताया है कि व्यायाम तीक्ष्ण अति विरेक बस्ती, चिंता भय त्रास गदा अतिचारः, छर्दयाम संधारण कर्षनानी हृदरोग कर्तनानी तथा अभिघातः। आपको इस तरीके से समझ नहीं आया होगा, मैं आपको एक एक वर्ड बताती हूँ। फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है व्यायाम। व्यायाम का दोनों तरीके हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हार्ट डिजीज हो सकती है। आप ये देखिए कि ये हजारों साल पहले लिखा हुआ है, महर्षि चरक हजारों साल पहले लिख कर गए थे ये सारी चीजें, और आज के टाइम में भी ये चीजें उतनी ही सही हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण मतलब है ज्यादा तेज, मिर्च मसाला ऑयली फूड। अति विरेक बस्ती, जिसे बहुत, अति विरेक का मतलब है कि बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो जाना। बस्ती में भी ये होता है, बस्ती एक आयुर्वेद की प्रक्रिया होती है, जिन्हें बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है उन्हें पंचकर्म में एक बस्ती दी जाती है। अगर वो बस्ती की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, सही तरीके से नहीं दी गई है, तो उसकी वजह से भी हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है चिंता, स्ट्रेस, भय, डर। बहुत बार होता है कि आप किसी चीज को देख के डर गए और आप खुद के साथ भी अपना आपने ये अनुभव किया होगा कि आप अचानक किसी चीज को देखकर डरे और आपका हार्ट बीट बहुत तेज हो गया। उसमें ये नहीं है कि आपको हार्ट डिजीज ही हो गई, कि हार्ट अटैक हो गया, कि हार्ट फेलियर हो रहा है, लेकिन हार्ट का जो फंक्शनिंग था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया सडन डर की वजह से। नेक्स्ट है त्रास गद अतिचारः। गद अतिचारः का मतलब है कि बीमारियां शरीर में, गद मीन्स बीमारी, शरीर के अंदर हार्ट डिजीज के अलावा भी कोई बीमारियां हैं जिनका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, फिर चाहे उसमें थायराइड हो या फिर हाइपरटेंशन हो, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, डायबिटीज हो या किडनी डिजीज हो, उनके कारण भी हार्ट डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट में आता है छर्दयाम। जैसे हमने आगे देखा था कि बहुत ज्यादा लूज मोशन होते हैं, अति विरेक में था, यहाँ छर्दयाम में है कि बहुत ज्यादा अगर वॉमिटिंग होती है, बहुत ज्यादा में ये नहीं है कि 2 है 4 है, रेगुलर में, जैसे हम वमन कर्म जो कराते हैं पंचकर्म में, अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो गई है तो उसकी वजह से भी हार्ट डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट है संधारण। संधारण का मतलब है कि आयुर्वेद में वेग बताए गए हैं, उनको रोकना। वेग से मतलब है कि जो लोग जो अपना नेचुरल प्रोसेस होते हैं उन्हें रोकते हैं। मीन्स आपको छींक आ रही है और आपने छींक को दबाया, आपको जम्हाई आ रही है, आप उसको रोक रहे हैं,
आपको यूरिन के लिए जाना है लेकिन आपने उसे कंट्रोल कर रखा है। इसी तरीके से मोशन के लिए जाना है, आपने उसे कंट्रोल कर रखा है। तो जब हम इन वेगों का जो नेचुरल हमारी प्रोसेस होते हैं उन्हें रोकते हैं फोर्सफुली, तो उसके कारण भी हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कर्शनानी, कर्शनानी का मतलब है जो लोग बहुत क्रशकाय होते हैं, जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक होती है, उन्हें भी हार्ट डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट है कर्तनानी तथा अभिघात। अभिघात मीन्स चोट, बॉडी में या हार्ट पे किसी तरीके की चोट हो जाए या फिर किसी भी तरीके का बैक्टीरियल या वायरल जो है। अभिघात में आयुर्वेद का, क्योंकि मैं यहाँ बताने बैठूंगी तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, दोनों तरीके का बताया है। चोट भी अभिघात है और बैक्टीरिया वायरल का जो इन्फेक्शन है वो भी अभिघात है, क्योंकि उन्होंने बॉडी के ऊपर अटैक किया है। तो चाहे कोई चोट लगी हो या फिर बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो, उसके कारण भी हार्ट डिजीज हो जाती है। ये बिल्कुल टिपिकल जो हमारे चरक महर्षि चरक हैं उन्होंने बताया है कि इन सारे रीजंस के कारण हार्ट डिजीज होती है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि अभी हम प्योर आयुर्वेद का पढ़ रहे हैं, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है वही हमें इन सारी चीजों को आज के हिसाब से मैच करके देखना है। तो हृदय रोग के 5 तरीके बता रखे हैं: वातिक हृदरोग, पित्तज हृदरोग, कफज हृदरोग, त्रिदोषज हृदरोग, कृमिज हृदरोग। शायद आप लोगों ने एक बार तिवारी जी के पापा जी ने, रामचरण जी ने, सर ने फर्स्ट एक सेशन लिया था जिसमें कि उन्होंने पूरा त्रिदोष, धातु, मल, मूल पूरा समझाया था। अगर किसी ने वो अटेंड किया होगा तो उन्होंने त्रिदोष के प्रकार पढ़े होंगे, वात, पित्त, कफ। एक सेशन बाद में भी कराएंगे जहां आपको पूरा त्रिदोष समझाया जाएगा। तो जिनकी वातिक प्रकृति होती है, वात बढ़ जाता है, उन्हें वातिक हृदरोग, पित्त के कारण पित्तज हृदरोग, इसी तरीके से ये हृदरोग होते हैं। लास्ट में है लिखा हुआ है कृमिज हृदरोग। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा वर्म है या कौन सा कीड़ा है जिसके कारण हृदरोग होता है। इसका डिटेल अगर मैं आपको आगे समझाऊंगी कि कृमिज के कारण किस तरीके से हृदरोग होता है। अब है वातिक हृदरोग। वातिक हृदरोग में हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सिम्टम्स होते हैं? इसमें होता है हृदय में शून्यता। शून्यता मीन्स नंबनेस, सूनापन लगना। एक होता है ना वर्ड हम बोलते हैं कि अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, माइंड बिल्कुल थॉटलेस हो चुका है, हार्ट में कोई फीलिंग नहीं है या चीटियां चलने जैसी सी फीलिंग होती है, दैट इज हृदय में शून्यता, द्रवता। शुष्कता मीन्स है, क्योंकि वात जो होती है उसका गुण होता है कि वो किसी भी चीज को सुखा देती है। जैसे हवा ज्यादा तेज चलती है, आपने गीले कपड़े डाले हुए हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं। सेम है शुष्कता। आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हार्ट की जो वॉल्स हैं, 3 तरह की वॉल्स थी, उनका जो साइज होता है, उनकी जो मोटाई होती है, उस मोटाई को ये वातिक हृदरोग में, उसमें जो मोटाई होती है वो कम हो जाती है। उसका आगे क्या इम्पैक्ट होगा वो हम आगे देखेंगे। भेदवत पीड़ा, भेद मीन्स किसी को निडल चुभाते हैं, सुई चुभोते हैं, उस तरीके की भेदन करना, उस तरीके की पीड़ा जो होती है वातिक हृदरोग में होती है। स्तंभ होता है और मोह होता है। मोह मीन्स थोड़ा सा चक्कर आने जैसा लगता है। पित्तज हृदरोग में होता है आंखों के आगे अंधेरा छाना। चक्कर आना एक अलग है, एक होता है बैठे बैठे ऐसा लगता है कि आंखों के आगे बिल्कुल धुंधला सा छा गया, अंधेरा सा छा गया। पेशेंट आपको बताएगा कि सडन मैं चलता हूँ, अचानक मुझे ऐसा लगता है कि आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो बहुत कम सेकंड्स के लिए होता है और उसके बाद वो मेरा ठीक हो जाता है। अब ये सारे सिम्टम्स को ध्यान से देखिए, किसी ना किसी पेशेंट में आपको ये इस तरीके के सिम्टम्स मिल जाएंगे। शरीर में दहा होना, गर्मी ज्यादा लगना, जैसे हार्ट अटैक जब आता है उसमें हम देखते हैं कि पसीना पसीना हो जाता है, बॉडी गर्म हो जाती है, तो वो पित्तज हृदरोग के कारण होता है। मुंह, मुंह में सेम है, हल्का चक्कर आना, त्रास, बेचैनी होना, ताप की वृद्धि। जहां हमने देखा है शरीर में दाह है तो वो ताप की वृद्धि ही होगी। ज्वर और शरीर का, ज्वर मीन्स बुखार हो जाना, शरीर का गर्म लगना। और है शरीर का पीत वर्ण हो जाना। पीत वर्ण में ये नहीं है कि वो बिल्कुल पीला हो जाएगा, लेकिन जो हार्ट होता है, ब्लड होता है, ब्लड को जो कलर देता है वो उसमें हीमोग्लोबिन तो है ही, लेकिन जब हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखते हैं तो एक तरह का पित्त होता है, रंजक पित्त। वो जो ब्लड होता है उसे रेड कलर देता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पित्तज हृदरोग में पित्त की दृष्टि होती है, तो वो जो उसका नेचुरल रेड कलर होता है उसे वो
कम कर देता है। एग्जैक्टली पीतवर्ण नहीं होगा, आपको ये नहीं सोचना है कि किसी को अगर पीलिया हो गया है, पीलिया में ही नाखून पीले होते हैं या आइस पीली होती हैं, तो उसको पित्त रोग होगा, लेकिन आपको डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे हल्का सा साइनोसिस भी होता है, जब प्योर इम्प्योर ब्लड मिल जाते हैं तो नाखून के किनारे हैं, लिप्स के किनारे हैं, वो हल्के से नीले पीले से दिखने लग जाते हैं। नेक्स्ट, कफज हृदरोग। कफज हृदरोग में होता है कि हृदय जकड़ा हुआ और भारी प्रतीत होता है। आप देखेंगे, आपने सुना भी होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि शरीर हार्ट वाली साइड पे बिल्कुल इतना भारीपन लग रहा है, बहुत ज्यादा। अब ऐसा तो है नहीं ना कि हार्ट जो है उसका वजन बढ़ गया है, उसमें सिर्फ ये होता है कि उसके अंदर कफ ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से भारीपन लगने लग जाता है। और साथ में होता है ज्वर, कास, खांसी भी हो सकती है, और तंद्रा। तंद्रा का मतलब होता है हर वक्त आपका नींदों में होना। एग्जैक्टली निद्रा और तंद्रा में डिफरेंस है। निद्रा मीन्स बिल्कुल सो जाना, तंद्रा मीन्स उन्नीदी सी अवस्था में होना, किसी काम में मन नहीं लगना, हर वक्त थकावट का होना, ये रीजन होता है कफज हृदरोग का। नेक्स्ट, त्रिदोषज हृदरोग। त्रिदोषज हृदरोग में होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर एक दोष के कारण नहीं होके, सारे ही दोष हैं, कोई ज्यादा है कोई कम है, तो उसमें तीनों जो हमने पीछे वात पित्त कफ वाले हमने सिम्टम्स पढ़े थे, तो तीनों के मिले जुले हुए जो लक्षण होते हैं वो मिल सकते हैं। कृमिज हृदरोग। कृमिज हृदरोग में होता है कि जो हार्ट वाली जगह होती है वहां तेज खुजली होती है या फिर दर्द होता है। जनरली ये सिम्टम्स हमें मिलता नहीं है, मैंने भी बहुत ढूंढा लेकिन मुझे थोड़ा मिला नहीं, लेकिन अगर महर्षि चरक कह रहे हैं तो सही है। यहाँ क्रिमिज में जो है हम बैक्टीरियल और जो वायरल इन्फेक्शन है उसको भी हम यहाँ मान सकते हैं, और ये वायरल और बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है वो हार्ट की जो वॉल्व होती है, जो बीच में होती है, मायोकार्डियम होती है, उसी के अंदर इसका इन्फेक्शन होता है और वो फूल जाती है, मीन्स थिकनेस जो होती है वॉल की वो बढ़ जाती है और उसी की वजह से दर्द होता है। नेक्स्ट, अब हम आगे चिकित्साएं और भी देखेंगे, लेकिन यहाँ हम पूरे आयुर्वेद के हिसाब से देख रहे हैं। आप इसमें से पॉइंट्स को प्लीज या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर स्पेशली इन सब सारे पॉइंट्स को नोट करके रख लीजिए कि वातिक हृदरोग में हम अगर हमारे को और कोई भी मेडिसिन नहीं मिल रही है तो हम इस तरीके से चीजें दे सकते हैं। दही का पानी, देखिए यहाँ दही नहीं लिखा हुआ है, दही का पानी लिखा हुआ है। दही का पानी है, छाछ है, उसके अंदर सेंधा नमक मिला के और इसके अंदर तिल तेल डाल के हम इसको पकाएंगे और उसके बाद हम वातिक हृदरोग वाले पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि वात का शमन तिल तेल करता है, सेंधा नमक भी करता है और छाछ भी वात की वृद्धि में बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। तक्र मीन्स छाछ है। नेक्स्ट है गोमूत्र। गोमूत्र के अंदर बराबर मात्रा में आप कांची मिलाइए, सेंधा नमक मिलाइए और उसके साथ में तिल तेल को मिलाकर भी हम वातिक हृदरोग में दे सकते हैं। आप ये देखेंगे कि यहाँ गोमूत्र लिखा हुआ है, गोमूत्र का हार्ट डिजीज पे बहुत अच्छा काम है। रीजन कि गोमूत्र जो होता है वो फैट को कम करता है और फैट की वजह से ही कोलेस्ट्रॉल होता है, वो सारा आपस में कोरिलेटेड है। नेक्स्ट में है हरड़। हरित की या हरड़, उसके अंदर सौंठ, आंवला, सेंधा नमक और हींग मिला के वो घृत के अंदर उसे पका के और उसे भी हम दे सकते हैं। इसमें जो क्वांटिटी रहेगी, आपको ये नहीं है कि तिल तेल 1 कप देना है, आधा कप देना है, जस्ट 1 स्पून जो है 5 to 10 ml हम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। आगे पथ्यादि कल्क है। बहुत सारी चीजें और थी लेकिन उसमें बहुत सी मेडिसिन ऐसी थी जो आप लोगों को समझ में नहीं आती, जो मैंने इजी पॉइंट्स थे वो इसके अंदर नोट किए। नेक्स्ट, पित्तज हृदरोग में आपको करना है कि शीतल द्रव्यों को पीसकर लेप। अगर किसी को बहुत ज्यादा हार्ट वाले रीजन में बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, टेम्परेचर बढ़ गया है, घबराहट हो रही है, तो आपको शीतल द्रव्यों में आपका चंदन भी आता है, चंदन को पीसकर आप वहां पर लेप कर देंगे तो पेशेंट को आराम आ जाता है। इसी तरीके से शीतल द्रव्यों के क्वाथ से परिसेचन। परिसेचन मीन्स फाउंटेन जैसा सा होता है ना, इस तरीके से ऐसे कोई आपने क्वाथ बना लिया शीतल द्रव्यों को, उसको ठंडा कर लिया है और चलनी के अंदर से डाल के धीरे धीरे से हार्ट के ऊपर आप इसको परिसेचन कर सकते हैं। नेक्स्ट में है मुनक्का, मिश्री, मधु मतलब शहद और फालसा। राजस्थान में तो बहुत इजीली फालसा जो फ्रूट है वो अवेलेबल है। आप लोग पूरे इंडिया से हैं तो मुझे आइडिया नहीं है। तो फालसा एक फ्रूट होता है, छोटा बेर जैसा सा होता है, लेकिन कलर जो है वो उसका पर्पल कलर का होता है। तो इन चारों को मिलाकर भी हम पित्तज हृदरोग में दे सकते हैं। इसके अलावा मुलट्ठी है, कुटकी है, उन दोनों को बराबर की मात्रा में मिलाकर मिश्री के शरबत में घोल के दे सकते हैं।
उसके अलावा जो जितने मीठे फल होते हैं, खट्टा फल नहीं है पित्तज हृदरोग में। पित्तज हृदरोग में हम मीठे फलों का रस दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं, और गन्ने का रस भी पित्तज हृदरोग में अच्छा काम करता है। लेकिन जब आप इन सब चीजों को सेलेक्ट करेंगे तो साथ में आपको देखना है कि ऐसा ना हो कि डायबिटीज भी है पेशेंट को और आपने गन्ने का जूस दे दिया कि पित्तज हृदरोग से मिलते हुए हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हम उसे गन्ने का रस दे दें। नहीं, आपको सारी चीजें कोरिलेट करके ही मेडिसिन देनी होती है। नेक्स्ट, कफज हृदरोग में हमें देना है शमी धान्य। अब देखिए, दो तरह के धान्य होते हैं, एक शमी धान्य, एक शूक धान्य। शमी मीन्स होती है फली और शूक मीन्स होता है जिसमें तिनका होता है, जैसे गेहूं है, ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है, गेहूं है, चावल है, जिनके की फली जो जहाँ पे उसका दाना होता है उसके आगे तिनके लगे हुए होते हैं, लंबी सी चोंच टाइप बना हुआ आता है कुछ, वो बना हुआ आता है, तो वो हमें नहीं लेना है। इट मीन्स शूक धान्य के लिए हम मना किया है, कफज हृदरोग में दिया है शमी धान्य फली वाले। फली वाले मीन्स आप मूंग ले सकते हैं, मोठ ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, इस तरीके के सोयाबीन ले सकते हैं। इन सारी चीजों का यूज मीन्स सूप बना के जौ की रोटी के साथ में आप खिलाएंगे तो कफज हृदरोग में फायदा करता है। यहाँ बिल्कुल शूक धान्य के लिए मना किया हुआ है, इसलिए हार्ट डिजीज वाले पेशेंट को हम मिस्सा आटा खाने के लिए बोलते हैं, मल्टीग्रेन आटा खाने के लिए बोलते हैं, और उसे बोलते हैं कि गेहूं जो है जितना कम से कम यूज करो उतना ज्यादा अच्छा होता है। इसके आगे है पीपल। पीपल मीन्स पीपल का पेड़ नहीं है, पिपली जो आती है, छोटी पीपल जो आती है, खांसी वगैरह में भी हम उसे काम में लेते हैं। तो पीपल, सौंठ, हरड़, पुष्कर मूल के पाउडर को गोमूत्र के साथ में मिलाकर देना चाहिए। शिलाजीत, च्यवनप्राश, ब्राह्मी रसायन, आमल की रसायन, इन सभी को हम कफज हृदरोग में दे सकते हैं। नेक्स्ट, त्रिदोषित हृदरोग की चिकित्सा में जो त्रिदोष के लिए हितकारी आहार और विहार है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, जो त्रिदोष के लिए हितकारी आहार और विहार होते हैं, मीन्स जो त्रिदोष का नाश करेंगे उस तरीके का खाना पीना और हमारी एक्टिविटीज करनी चाहिए। नेक्स्ट, कृमिज हृदरोग में है लंघन, पाचन और कृमिनाशक औषधियों का सेवन है, क्योंकि कृमि के कारण हो रहा है इसीलिए कृमिनाशक औषधियों का सेवन किया जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती हैं। अब हम आते हैं, जो हो सकता है ये वाला टॉपिक आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आया हो, जो नॉर्मल टर्म्स हमारी होती हैं कि किस तरीके के आज का मॉडर्न जो है एलोपैथ है वो हार्ट डिजीज को कितने तरीके का बताता है। यहाँ जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके अलावा भी हार्ट डिजीज बहुत तरीके की होती हैं, क्योंकि मैंने सारी वही ली हैं जो बहुत कॉमन होती हैं। इसमें फर्स्ट आता है ब्लड वेसल डिजीज सच एज CHD, क्रॉनिक हार्ट कोरोनरी हार्ट डिजीज। जो हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी, उसकी वजह से जो हार्ट डिजीज होती है दैट इज CHD। हार्ट रिदम प्रॉब्लम, हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलीज करता है, जिसके कारण ब्लड जो है राइट पार्ट से लेफ्ट पार्ट में आता है, अगर उसका रिदम चेंज होता है, या फिर जो हार्ट है 1 मिनट में 72 टाइम्स जो है उसका स्ट्रोक होता है, उसमें अगर जो चेंज आता है उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं, हार्ट डिजीज होती है, उसे हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स कह रहे हैं। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, ये होती है जन्म के साथ में, आप पैदा हुए हैं और उसके साथ में जो हार्ट डिजीज होती हैं। इसमें जनरली जो होता है हार्ट के जैसे 4 चैम्बर्स होते हैं, उनमें से किसी चैम्बर का छोटा होना या बड़ा होना, और उनके बीच में जो सेप्टम है, वॉल्व जो है, उन वॉल्व का प्रॉपर तरीके से जो उसका साइज होना चाहिए वो साइज नहीं होना, या राइट और लेफ्ट जो हार्ट होता है, क्योंकि प्योर इम्प्योर ब्लड है दोनों साइड में, एक साइड में राइट साइड में इम्प्योर है, लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड है, तो अगर उन दोनों के बीच में छेद होगा तो प्योर इम्प्योर ब्लड्स जो हैं वापस में मिल जाएंगे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं हार्ट के अंदर छेद होना, वो सारी जन्म से ही होती हैं, जन्म के बाद में नहीं होती हैं। डिजीज ऑफ हार्ट मसल्स है, हार्ट की मसल्स मैंने आपको बताई थी, वॉल्व के अंदर होती हैं मसल्स, उनके अंदर कोई डिजीज होती है या हार्ट में इन्फेक्शन है, सेम बैक्टीरिया वायरल का इन्फेक्शन है, और हार्ट के वॉल्व में प्रॉब्लम, जो हार्ट का वॉल्व होता है एक ही साइड ब्लड फ्लो को आने देता है, ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन अगर वो वॉल्व प्रॉब्लम है, उसके बीच का जो हिस्सा है वो बड़ा हो गया है या वॉल्व सिकुड़ गया है, तो उसकी वजह से भी प्योर इम्प्योर ब्लड मिल सकते हैं, या जितना ब्लड जो है हार्ट के अंदर आना चाहिए वो नहीं आता है, या जितना ब्लड हार्ट से रिलीज होना चाहिए वो नहीं होता है। इस केस में हार्ट
जो वॉल्व प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें सर्जरी के अलावा हम मेडिसिन से इसे ठीक नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है। मेनली जहां हम हार्ट डिजीज की बात करते हैं वहां हमें यही समझ में आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया है और हाइपरटेंशन है। हमारे नजर में इन जनरल में यही जो है वो हार्ट डिजीज होती हैं। तो अभी हम मेनली इन्हीं चीजों पे फोकस करते हुए पढ़ेंगे। हार्ट अटैक कब आता है कि जैसे हार्ट जो है वो प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में जो है फ्लो करा रहा है, क्योंकि पूरी बॉडी के एक एक पार्ट को काम करने के लिए ऑक्सीजन की, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वो उससे ब्लड से ही मिलती है। इसी तरीके से जहां बॉडी के सारे पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है, उसी तरीके से हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसे भी काम करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है, प्योर ब्लड की जरूरत होती है। लेकिन अगर जो हार्ट को सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है, कोरोनरी जो आर्टरी होती है, अगर उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाती है, उसके अंदर से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, तो हार्ट को खुद को, वो दूसरों को तो पंप कर पा रहा है लेकिन उसको खुद को ब्लड नहीं मिल पाता है। जब उसको ब्लड नहीं मिल पाएगा तो उसका जो है हार्ट जो है काम करना बंद कर देता है, और यही रीजन है कि हार्ट अटैक आता है। तो कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज होता है वो फैट, कोलेस्ट्रॉल और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ब्लड के अंदर घूमते रहते हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक प्लाक बनता है। मीन्स एक छोटा सा थक्का जैसा सा बोल सकते हैं। जनरल लैंग्वेज में हम यही बोलते हैं कि थक्का जम गया है। उससे वो उसका ब्लॉकेज को कर देता है। पहले ब्लॉकेज कम होता है, धीरे धीरे करके ये ब्लॉकेज जो है वो बढ़ता जाता है। जब ब्लॉकेज 90% से ज्यादा हो जाता है तो आपको ये हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ ब्लॉकेज। देखिए इसमें फर्स्ट जो है हेल्दी आर्टरी बता रखी है कि पूरा जो ट्यूब है वो खुला हुआ है, उसके अंदर से पूरा ब्लड इजीली जा रहा है। सेकंड जो इसके नीचे है वहां आप देखेंगे तो थोड़ा ऊपर और नीचे की साइड पे येलोइश येलोइश पार्ट होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लाक जो है वो बनना स्टार्ट हो चुका है। आप देखिए कि अब स्टार्टिंग में जो आगे की तरफ है वहां प्रॉपर ब्लड का फ्लो है, बाद में प्रॉपर ब्लड का फ्लो है, लेकिन बीच वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो गया है। थर्ड वाले में ब्लड का फ्लो और भी कम हो गया है। फोर्थ वाले में क्या है कि ऊपर और नीचे जो ये प्लाक हो रखा था ये आपस में मिल जाता है। इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, वो जैसे ही आपस में मिलते हैं वो झिल्ली फट जाती है, और इसके अंदर का जो मटेरियल था वो जो झिल्ली से ढका हुआ था वो जैसे ही ब्लड के कांटेक्ट में आता है वो बिल्कुल एकदम प्योर थक्का जमा देता है, जिससे कि ब्लड की सप्लाई पूरी तरीके से रुक जाती है। अब ये हम देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ ब्लॉकेज है। फर्स्ट में पूरा खुला हुआ है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में जाके 100% ब्लॉकेज हो गया है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा है, क्योंकि आप हर बार एंजियोग्राफी तो करा नहीं सकते हैं कि एंजियोग्राफी से हम देखें कि हार्ट ब्लॉकेजेस हैं वो किस तरीके से हैं। इसको पता करने का क्या तरीका है? तो हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं इसे पता करने का कोई तरीका नहीं होता है एंजियोग्राफी के अलावा। अब नॉर्मल पर्सन रोज जाके एंजियोग्राफी नहीं करा सकता है। तो जो ब्लॉकेज है वो आपको बॉडी में कब सिम्टम देने लगता है? जब आपका ये ब्लॉकेज बढ़ते हुए 70% तक ये ब्लॉकेज पहुंच जाता है, तब आपको दौड़ते वक्त सांस फूलने लगता है। आपके लिए दौड़ना, जहां आप पहले 500 मीटर तक इजीली दौड़ लेते थे, वहां अब 100 मीटर दौड़ने में ही आपको अब हांफने लगते हैं। ये एक आपका वार्निंग साइन होता है, क्या अभी तक ठीक था, अभी मेरे को अचानक से हांफना क्यों आने लगा है। इट मीन्स आपका दौड़ने पे जब हो रहा है 70% ब्लॉकेज हो चुका है। जब 80% ब्लॉकेज आता है तो जो सीढ़ियां आप बहुत आराम से ऊपर नीचे चढ़ लेते थे, वो सीढ़ियां चढ़ने उतरने में भी आपको परेशानी होने लगती है। 2 मंजिल का घर था, आप क्या कहेंगे, यार पहले तो मैं बहुत आराम से सीढ़ियां चढ़ के चला जाता था, अब तो बिल्कुल पकड़ पकड़ के जाना पड़ता है, नहीं तो लिफ्ट का इंतजार करना पड़ता है कि लिफ्ट आएगी और फिर मैं ऊपर जाऊंगा। तो अगर आपको सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ने में परेशानी होने लगी है, इट मीन्स ब्लॉकेज का जो लेवल है वो 80% जा रहा है। फिर होता है 90% ब्लॉकेज। 90% ब्लॉकेज होने के बाद आपको नॉर्मल, फर्स्ट में था हम भाग नहीं पा रहे हैं, सेकंड में सीढ़ियां ऊपर नीचे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन 90% ब्लॉकेज होते ही आपका जो नॉर्मल रूटीन होता है, आप घर में भी चलते फिरते हैं, थोड़ा भी नॉर्मल प्लेन जो होता है उस पे भी आप चलते हैं, तो आपको थकान होने लगती है।
ये वार्निंग साइन है कि 90% ब्लॉकेज हो चुका है, आप अलर्ट हो जाइए, प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट कराइए। लेकिन यहाँ तक आके 90% पे आके भी अगर आप इस चीज को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ब्लॉकेज 100% हो जाता है। 100% ब्लॉकेज होने के बाद हार्ट अटैक आता है। आप देखिए कि लोग क्या कहते हैं, प्रीतम जी ने स्टार्टिंग में ही एक बात कही थी कि हार्ट डिजीज में क्या पता चलेगा, अरे यार कल तो उससे मिला था, आज पता चल रहा है कि हार्ट अटैक हो गया, कैसे हुआ ये? क्योंकि कोई हमें पहले पता ही नहीं चला, यार उससे कल तो मेरी फोन पे बात हुई थी, आज वो रहा ही नहीं, या आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है, या उसकी एंजियोप्लास्टी हुई है आज, आपको ऐसा बाईपास सर्जरी हुई है। ये कॉमन चीजें हैं जो कि आपने अपने डेली रूटीन में सुना हुआ होगा कि इस तरीके से जो है वो चीजें हो गई हैं। आपने देखा होगा सिद्धार्थ शुक्ला, जो पूरी एक्सरसाइज करता था, सब कुछ करता था, एज भी कम थी एंड सडन हार्ट अटैक आया, क्योंकि उससे पहले वाली जो चीजें थी उसने नेग्लेक्ट की। या कई बार ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा, जैसे जहां हमने सिम्टम्स रीजंस देखे थे कि क्या रीजन है, वहाँ फर्स्ट जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग रीजन थे वहाँ व्यायाम लिखा हुआ था कि अगर हम व्यायाम या एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं या ज्यादा करते हैं, उस वजह से भी हार्ट डिजीज होता है। तो कई बार एक्सेस में एक्सरसाइज करने से जो आपका 60-70% पे ब्लॉकेज होता है, वो सडन जो मेम्ब्रेन होती है वो फट जाती है और अचानक से वो 100% ब्लॉकेज में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ ट्रांसफर सेक्शन में जो है वो आर्टरीज दिखा रखी हैं। फर्स्ट वाले में इजीली पूरी आर्टरी खुली हुई है, सेकंड वाले में बीच में ल्यूमन जो है, छेद जो है वो छोटा हो गया है, थर्ड वाले में आप देखिए कि ब्लड फ्लो बिल्कुल बंद जैसा सा हो गया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि रीजन क्या होता है हार्ट अटैक का। फर्स्ट आता है एज एंड सेक्स। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले हार्ट अटैक आने का चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि फिजिकली अगर एक्सरसाइज नहीं भी करने जाती हैं तो भी घर में जो उनका नॉर्मल हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं, घर में जो काम करते हैं, उसी के साथ में उनकी एक्सरसाइज होने लगती है, प्लस थोड़ा सा उनका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। तो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा हार्ट अटैक कम आता है। और दूसरा फैक्टर होता है एज। जनरली 50 साल के ऊपर हार्ट अटैक आते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमने देखा था 2020 में जो है एकदम से हार्ट अटैक के केसेस जो हैं वो डबल हो गए हैं, तो अभी कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन जनरली हम ये मानते हैं कि 50 साल से ऊपर वालों को ही हार्ट अटैक आता है। नेक्स्ट है बीइंग इनएक्टिव। बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करना, कोई फिजिकल एक्सरसाइज से ही मतलब नहीं है, एक्सरसाइज करने के अलावा भी बिल्कुल इनएक्टिव है, कहीं थोड़ा सा भी जाना है, गाड़ी निकाली, बाइक निकाली, बिल्कुल पैदल नहीं चलना है, सोते से रहना है, बस खाना, सोना, लेटना, अपना ऑफिस चले जाना, ऑफिस में भी जाके कंप्यूटर के आगे काम कर लिया, दैट इज फिजिकली वो इनएक्टिव होते हैं। हैविंग डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। डायबिटीज के कारण क्या होता है कि ब्लड में जो होता है ना, वो शुगर लेवल जो है बढ़ जाता है, उसकी वजह से ब्लड जो होता है वो नॉर्मल से गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा जब चीज को अगर आप किसी पाइप में से निकालेंगे तो उसमें प्रेशर ज्यादा लगता है, और क्योंकि वो इजीली नहीं निकाल पाता है तो वो और ज्यादा प्रेशर डालता है तो आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, उसके ऊपर वो प्रेशर आता है और वो डैमेज होती हैं, वीक हो जाती हैं, इस वजह से भी हार्ट अटैक। एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम में होता है थायराइड है, थायराइड जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है उनमें भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री हो किसी की कि फादर है, बेटा है, उसका बेटा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। अगर किसी के पेरेंट्स को फादर है या फोर फादर है, वो बीपी की मेडिसिन रेगुलर में लेते रहे हैं, तो आप इंतजार मत कीजिए कि आपको कोई मेजर इशू हो उसके बाद ही आप दवाइयां लें। दवाइयां लेना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने जो हार्ट है उसकी हेल्प के लिए आप कोशिश स्टार्ट कीजिए, एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, और जो आगे अपन रीजंस बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, उन सारी चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट होता है जेनेटिक होता है, फादर मदर किसी को भी नहीं है, लेकिन जब फ्यूजन होता है स्पर्म ओवा का, उस वक्त के जीन्स अगर चेंज हो जाते हैं, हल्का सा भी किसी एक जीन में चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये जेनेटिकली हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर में वही सेम चीज है कि ब्लड फ्लो जो है आर्टरीज में से इजीली नहीं हो पा रहा है, तो हार्ट को ब्लड जो है उसे उसके अंदर से गुजरने के लिए प्रेशर डालना पड़ रहा है आर्टरीज के ऊपर की दीवारों के ऊपर,
और साथ ही क्योंकि ब्लड जो है प्रॉपर तरीके से ऑर्गन्स के पास में नहीं पहुंच पा रहा है, तो हार्ट को भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा तो उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए कि वो उसे कोरोनरी आर्टरी से ही मिलेगी, लेकिन कोरोनरी आर्टरी में क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उसके पास भी प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, हार्ट के ऊपर काम ज्यादा करना है, खुराक है नहीं, तो हार्ट जो है वो फेलियर होने के चांसेस भी इस केस में बढ़ जाते हैं। हाई लेवल ऑफ एचडीएल, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एचडीएल एंड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। एचडीएल जो है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर उसका लेवल बॉडी ब्लड में बढ़ जाता है या एचडीएल का लेवल जो है कम हो जाता है, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक होता है। ओबेसिटी है, ओबेसिटी में सेम रीजन है। ओबेसिटी की वजह, ओबेसिटी कब होगी? जब आप इनएक्टिव हैं या हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटीज है, ये सारी चीजें आपस में कोरिलेट की हुई होती हैं और ओबेसिटी की वजह से ही जो ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये बढ़ जाता है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग है, स्मोक करते हैं तो जो उसमें टोबैको के पार्टिकल्स होते हैं, निकोटिन होता है, वो जाके जो आर्टरीज की वॉल्स होता है उसके ऊपर चिपक जाता है और जब वो चिपक जाता है उसकी वॉल्स को डैमेज करता है, खुरदरा बनाता है और उस जो जब वो खुरदरी हो जाती हैं तो उनके पास में जो कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, वो वहां जाके ज्यादा चिपक पाता है। स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल ज्यादा होने से हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, हार्मोन चेंज होने के बाद इंसान ज्यादा खाता है, ज्यादा सोचता है, तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं हार्ट अटैक आने के? हार्ट अटैक आने का फर्स्ट सिम्टम होता है चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट। अब ये चेस्ट पेन जो है ना, कई बार गैस की वजह से भी होता है, कई बार एसिडिटी की वजह से भी होता है और हार्ट अटैक की वजह से का प्री सिम्टम भी है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि जो चेस्ट में पेन हो रहा है वो किस तरीके का हो रहा है। तो जो एसिडिटी का पेन होता है वो पिन पॉइंट पेन होता है, मतलब एक ही जगह पे पेन होगा, पूरे हार्ट में नहीं होगा। लेकिन जो हार्ट अटैक का प्री सिम्टम में जो चेस्ट पेन होता है वो सिर्फ एक जगह पे नहीं होगा, हार्ट वाला जो पूरा रीजन होता है वहां पे जो है पेन होता है। और उसके अलावा वो पेन जो है क्योंकि हार्ट जो है हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है, तो ये पेन जो है आपके लेफ्ट हैंड में भी जा सकता है, शोल्डर की तरफ, कंधे की तरफ जा सकता है, गर्दन की तरफ जा सकता है। अगर ज्यादा मेजर हार्ट अटैक है तो ये जो आपको पेन है ये दोनों हाथों में भी हो सकता है और साथ में गर्दन के साथ में जो हमारा निचला जबड़ा होता है इस तक में पेन आ सकता है। फीलिंग वीक जो है, कमजोरी महसूस होती है। कमजोरी महसूस होने का कारण ये होता है कि जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ब्लड जो है पंप होता है 72 टाइम्स 1 मिनट में, स्ट्रोक होता है। अगर वो स्ट्रोक उतना नहीं हो पा रहा है और जितना जो 70 ml एक स्ट्रोक में ब्लड रिलीज होना चाहिए वो उतना ब्लड रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो जो बॉडी होती है उसको फ्रेश ब्लड नहीं मिल पाएगा। जब फ्रेश ब्लड की बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी तो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनकी वर्क एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। इसी की वजह से हमें वीकनेस लगती है। इनडायरेक्टली वीकनेस होने का रीजन ये होता है जब फेंट भी हो सकते हैं। फेंट कब होंगे? फेंट मीन्स बेहोश होना। जब जैसे हम बाकी पार्ट्स का बात कर रहे हैं कि वीकनेस उनको प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है, तो सेम इसी तरीके से होता है कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर भी प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, तो ब्रेन जो है हमारा काम करना धीरे धीरे कम करता है और बेहोश हो जाता है, पसीने पसीने आने लगता है। नेक्स्ट में सारे वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैंने बोल दिया है कि डिस्कम्फर्ट है, जबड़े में है, गर्दन में है, पीठ पे हो सकता है, एक हाथ में हो सकता है, दोनों हाथ में हो सकता है। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ किस लिए होगी? वहां हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है, उसके हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन जब डिस्टर्ब हो रहा है, हार्ट के अंदर लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है उसके अंदर लंग्स से पूरा ब्लड नहीं आ पा रहा है, तो वो पूरा की पूरा ब्लड जो है वो लंग्स में, फेफड़ों के अंदर ही इकट्ठा है और वहां की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनके ऊपर प्रेशर दे रहा है। उसकी वजह से हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, लेकिन हार्ट को नहीं, लंग्स को करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो उसी वजह से वो छोटी छोटी करके सांसें लेने में आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। प्रिवेंशन क्या है हार्ट अटैक का? जो हमने रीजन देखे थे कि किन रीजंस की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, अगर हम उन सब रीजंस को छोड़ देंगे तो आपका हार्ट सेफ हो जाएगा। आयुर्वेद में कहा गया है किसी भी बीमारी के लिए फर्स्ट जो
ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, वो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि निदान परिवर्जनम, जिस वजह से, निदान मीन्स कॉज, परिवर्जन मीन्स छोड़ना, जिस वजह से जो डिजीज हो रही है अगर हम उस वजह को ही छोड़ देंगे तो वो बीमारी नहीं होगी। तो स्मोकिंग छोड़ दीजिए, अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे मेंटेन करके रखिए, एचडीएल जो है वो ज्यादा होना चाहिए, एलडीएल कम होना चाहिए, ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखना चाहिए, फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, जो ओबेसिटी है उसको नहीं होना देना चाहिए, एक हेल्दी वेट है, हर किसी की हाइट के अकॉर्डिंग एक हेल्दी वेट होता है, उस वेट पे रहना चाहिए, डायबिटीज है, स्ट्रेस है, थायराइड है, इन सारी बीमारियों को प्रॉपरली मैनेज करके रखना चाहिए। हम सोचते हैं कि ठीक है थायराइड ही तो है, क्या होगा, एक टैबलेट ले लेंगे या कुछ और ले लेंगे, चलता रहेगा, लेकिन नहीं, उसकी वजह से आपको दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं, हार्ट डिजीज उसमें कॉमन है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं, हमने पीछे कोलेस्ट्रॉल बहुत बात किया तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जब हम आयुर्वेद की हिसाब से देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो जहां हम 7 धातुएं पढ़ते हैं वहां एक धातु आती है मेद धातु। मेद धातु का मीन्स होता है जो बॉडी को ल्यूब्रिकेंट करती है। से किसी किसी की स्किन होती है बहुत ज्यादा ड्राई होती है, उसका रीजन ये रहता है, या वातिक जो प्रकृति के लोग होते हैं वो बहुत पतले होते हैं क्योंकि उनके अंदर मेद जो धातु होती है वो कम होती है, उन्हीं के अंदर जो स्किन है ज्यादा ड्राई होती है। तो जो मेद धातु होती है वो ल्यूब्रिकेंट का काम करती है। जो कोलेस्ट्रॉल है वो वही मेद धातु है जो कि बॉडी में जो स्रोतस होते हैं, चैनल्स होते हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उन सभी को ल्यूब्रिकेटिंग का काम करती है, उन्हें सपोर्ट का काम करती है। लेकिन जब ये लुब्रिकेट जो करती है उसकी वजह से, क्योंकि आर्टरीज जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, इसीलिए क्योंकि जब उसके अंदर से ब्लड जब जाता है, प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर पूरा आर्टरीज की वॉल पे ही होता है। अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगी, बिल्कुल रिजिड होंगी, थोड़ा सा भी आगे पीछे उनका मूवमेंट, आगे पीछे से मीन्स जो उनका कॉन्ट्रेक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, वो चीज नहीं होगी तो ब्लड जो है कभी भी आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो लुब्रिकेशन का काम करता है। तो एक तरीके से हम देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन अब हमने पीछे टर्म्स देखे कि बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल वो है जो लुब्रिकेशन का काम कर रहा है। बैड कोलेस्ट्रॉल, अब बॉडी ने तो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बनाया है ना, फैट बनाया है, वो बैड कैसे हुआ, गुड कैसे हुआ? तो जब बॉडी में इनडाइजेशन होता है, बॉडी का जो जितनी बीमारियां हैं, आयुर्वेद की दृष्टि से हम ये मानते हैं कि जब अग्नि दुष्ट होती है, मीन्स जब डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होता है, उसी की वजह से सारी बीमारियां होती हैं। तो जब अग्नि की दृष्टि होती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो उसके कारण आम बनता है। आप लोगों ने कॉमनली वर्ड सुना हुआ होगा, आम। आम जो होता है बहुत स्टिकी होता है। तो जब जो कोलेस्ट्रॉल का पार्ट या फैट का जो पार्ट होता है वो आम के साथ में मिलता है तो वो आम विष बना देता है, और वो जाके आर्टरीज के ऊपर चिपक जाता है, और वही जो है वो एलडीएल जो है वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। आम बहुत स्टिकी होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग आपको शिकायत भी करते होंगे कि फ्रेश होते हैं तो आम निकलता है ना? तो वो आम वही है। इनडाइजेशन, अनडाइजेस्टेड जो फूड है, जो कि अग्नि के या जो हमारा डाइजेशन के डिस्टर्ब होने की वजह से बनता है, वो अनडाइजेस्टेड पार्ट जब फैट के साथ में मिलता है, कोलेस्ट्रॉल के साथ में मिलता है, तो वही जो है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बनाता है। नेक्स्ट, क्या हमने अभी देख लिया? 2 तरीके का है, एलडीएल है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है, जो कि आर्टरीज की वॉल्स को, जो उसका फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको हार्ड कर देता है, फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म करता है, और अंदर जो जम के उसका जो पैसेज है, रास्ता है, उसको छोटा कर देता है। और एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो इसको समझाता है कि नहीं भाई, ये इसको ठीक रहने दो, आर्टरीज को नॉर्मल वर्क करने दो, तो उसको पकड़ पकड़ के लेके जाता है और लीवर तक लेके जाता है। क्योंकि फैट को जितना डिसॉल्व करने का काम होता है, या फैट का जो डाइजेशन करने का काम होता है, वो लीवर करता है। लीवर करता है, लीवर के ऊपर ही गॉल ब्लैडर से आने वाली जो बाइल डक्ट होती है वो होती है। तो डाइजेशन जब डिस्टर्ब होता है तो हम इसीलिए लीवर, डाइजेशन डिस्टर्ब होते ही हम लीवर टॉनिक देते हैं, क्योंकि अगर लीवर टॉनिक नहीं होगा तो आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होके बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक्सेस में बनता जाएगा। एंड कोलेस्ट्रॉल, नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्यों बन रहा है।
तो उसका फर्स्ट रीजन आता है पुअर डाइट। पुअर डाइट में फर्स्टली जो आता है वो आता है ऑयल, घी, चिकनाई वाली जो चीजें होती हैं उनके अंदर, क्योंकि उनके अंदर वो खुद ही फैट है, और अगर वो उसमें अनसैचुरेटेड फैट होते हैं तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज्यादा बनता है। हम जब कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं कि चिकनाई बिल्कुल भी नहीं खानी है, क्योंकि जितना हमारी बॉडी को गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए वो तो हमारे खाने की जो और दूसरी चीजें होती हैं, हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं या हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उतना फैट जो है हमें एचडीएल है वो उसके अंदर मिल जाता है। जितना ज्यादा आप जो है ऑयली फूड खाएंगे उतना ज्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। हमें दिखता नहीं है कि कितना कोलेस्ट्रॉल है। हम सबके घरों में, मैक्सिमम लोगों के घरों में चिमनी लगी हुई होगी। हमने देखा होगा सब्जी जब हम बनाते हैं चिमनी को ऑन करते हैं और 2 महीने 3 महीने के अंदर ही अगर उसको क्लीन नहीं करते हैं तो उसमें से ऑयल टपकने लग जाता है। तो आप देखिए कि जो ऑयल है, और वो ऑयल का कलर कैसा होता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है। तो ऑयल जब अंदर जाता है, अनडाइजेस्टेड रह जाता है, तो वो हमारे, आप देखिए जितना बाहर नुकसान कर रहा है उतना ही अंदर जाके नुकसान करता है। तो पुअर डाइट बहुत ज्यादा रीजन है। इसीलिए डाइट में आप जब लेते हैं तो ओमेगा फैटी एसिड हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है, क्योंकि वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो उसके लिए हमें अखरोट वगैरह खाने चाहिए। जो हम दूध पीते हैं उसमें से मलाई को हटा के लेना चाहिए, एंड ऑयली जितने सब्सटेंस है उन्हें कम से कम लेना चाहिए। ओबेसिटी है, एक्सरसाइज की कमी है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सारे पॉइंट्स हमने पीछे पढ़ चुके हैं। सेम चीज ही है कि इनकी वजह से किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। ये सारा जो भी इन चीजों को यूज करता है, अल्कोहल कर यूज कर रहा है, स्मोक कर रहा है, उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशन क्या है कोलेस्ट्रॉल के कारण? कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ेगा तो एक ही चीज होगी कि हार्ट डिजीज होगी, वो भी कौन सी? कोरोनरी हार्ट डिजीज हो जाएगी। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं वही कोलेस्ट्रॉल के कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। चेस्ट पेन है। चेस्ट पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि हार्ट को जो है प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पा रहा है और हार्ट अटैक हो रहा है। और यही जो कोलेस्ट्रॉल है वो ब्रेन को जो सप्लाई करने वाली आर्टरीज हैं वहां जा रहा है, तो ब्रेन को भी प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पा रहा है। हार्ट की सप्लाई करने वाली आर्टरी में हो रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल जाके जमा हो रहा है, थक्का बना रहा है, तो हार्ट अटैक हो रहा है। ब्रेन को सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है वहां जाके अगर ये थक्का बना रहा है तो ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। इतना सा ही डिफरेंस है। नेक्स्ट, अब है प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को? सेम है, कॉज को छोड़ देंगे तो अपने आप प्रिवेंशन हो जाएगा। लो सॉल्ट डाइट लेनी चाहिए, लो ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए। उसमें भी स्पेशली जो एनिमल जितना फैट होता है उसे कम से कम करना चाहिए, क्योंकि नेचर ने हमारी बॉडी को इस तरीके से बनाया है कि जो जितना नेचुरल फैट होता है उसे हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एनिमल फैट को डाइजेस्ट करने के लिए नेचर ने हमारे अंदर कुछ भी नहीं बनाया है। ओबेसिटी को कम करें, एक्स्ट्रा पॉन्ड्स को कम करें, एक्टिविटी बढ़ाएं, स्मोकिंग को छोड़ दें, अल्कोहल नहीं लें, हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30-30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करें और स्ट्रेस का मैनेजमेंट करके रखें, ज्यादा चिंता नहीं करनी। अब आता है कि इन्हीं सब चीजों के बाद में, ये हमने पूरा कोलेस्ट्रॉल देख लिया, अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की, कि हाई बीपी क्या होता है। हाई बीपी में क्या होता है कि जो हार्ट जो है ब्लड को आर्टरीज में दे रहा है वो एक प्रेशर के साथ में बाकी के ऑर्गन्स में पहुंचता है, उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल टर्म है। बीमारी कौन सी है? या तो हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर इतना नुकसान नहीं करता है जितना कि हाई ब्लड प्रेशर कर जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या क्या रीजन होते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। रात को जब सोते हैं तो गले की जो हम सांस ले रहे हैं, कई बार नाक में ब्लॉकेज हो जाता है तो हम मुंह से भी सांस लेते हैं। मुंह से जब हम सांस लेते हैं तो गले की जो मसल्स होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन डिस्टर्ब हो जाता है, तो जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है उतनी नहीं मिल पाती है। इसी वजह से नींद जो है डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हार्ट को भी ऑक्सीजन कम मिलेगा और इनडायरेक्टली कोरिलेट होके हाई बीपी हो जाता है। किडनी डिजीज है, अगर किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं, जितना उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकाल देती हैं, लेकिन अगर किसी वजह से किडनी का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया है और जितना उसको फिल्टर करके जितना यूरिन पास आउट करना चाहिए था उतना यूरिन नहीं बना पा रही है किडनी, तो वो जितना एक्स्ट्रा वाटर है वो ब्लड के अंदर ही रह जाता है और
ब्लड जो है वो ज्यादा पतला हो जाता है और उसकी वजह से ब्लड की क्वांटिटी बढ़ जाती है और वो हाई बीपी कर देता है। एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर, एड्रिनल जो ग्लैंड होती है वो किडनी के ऊपर होती है। एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो किडनी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड से किडनी डिस्टर्ब होगी और किडनी से हाइपरटेंशन हो जाएगा। थायराइड प्रॉब्लम है, थायराइड भी सेम है कि थायराइड का फंक्शन भी एड्रिनलिन से काफी कुछ रिजेंबल करता है। और कंजेनाइटल जो है रीजंस होते हैं कि जो आपका ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ी हुई हैं, और इसके अलावा मौसम भी होता है कि सर्दियों में जो नॉर्मल वेन्स होती हैं वो भी सिकुड़ जाती हैं, इसीलिए हार्ट अटैक के जितने केसेस हम देखते हैं वो स्पेशली सर्दियों में ज्यादा होते हैं। सर्दियों में होते हैं या फिर रात के टाइम होते हैं, क्योंकि नाइट में कंपेरेटिवली दिन के बजाय मौसम थोड़ा ठंडा होता है। कुछ बीमारियां हैं, कुछ बीमारियों के लिए जो हम दवाइयां देते हैं या ड्रग्स हम बहुत सारी तरह की यूज करते हैं, जिनमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, बुखार की दवाइयां हैं, इस तरह की और जो जितनी दवाइयां होती हैं, पेन किलर्स होते हैं, वो भी हाइपरटेंशन करते हैं। और कोकेन है, और जितनी गवर्नमेंट की तरफ से बैन की हुई ड्रग्स होती हैं, एक्चुअली हीरोइन है, चरस है, इस तरीके की जो ड्रग्स होती हैं वो हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं और उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। हम देखते हैं कि हार्ट को अब हमने देख लिया कि मेन जो बीमारियां थी वो हमने सारी देख ली हैं, कि जो हमें इन जनरल देखने को मिलती हैं। बीमारियां बहुत सारी तरीके की हैं, हम सारी कवर नहीं कर सकते हैं, तो हमें देखना है कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या डाइट में रखना चाहिए। सिट्रस फ्रूट हैं, खट्टे जो फल होते हैं उन्हें हमें खाना चाहिए। जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें साल्मन फिश खाना चाहिए। कद्दू के बीज हैं, बीन्स हैं, पालक है, बेरीज हैं, बेरीज स्पेशली बहुत ज्यादा फायदा करती हैं। अमरंथ है, काजू है, सॉरी पिस्ता है, गाजर है, टमाटर है, ब्रोकली है, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, इसलिए हम लोग फ्लैक्स सीड हमारा कैप्सूल भी चलता है। तो ये सारी जो डाइट होती है ये हार्ट को हेल्दी रखने के लिए स्पेशली बेनिफिशियल है। अब हम देखते हैं कि पथ्य क्या चीज खानी चाहिए, क्या चीज नहीं खानी चाहिए। तो वीट, ब्राउन राइस, बार्ले ये हम यूज कर सकते हैं, लेकिन रिफाइंड जो सैरल्स हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए। फ्रूट्स में है एप्पल, चेरीज, ब्लैकबेरीज, मतलब जो नॉर्मल हमारा फ्रूट है वो हम खा सकते हैं, लेकिन जितना भी पैकेज्ड फ्रूट है वो हमें नहीं खाना चाहिए। वेजिटेबल्स, नॉर्मल वेजिटेबल आप कुछ भी खाइए, लेकिन केन पैक्ड जो है वेजिटेबल्स वो अवॉइड करनी चाहिए। दालें हैं, किसी भी तरीके की जो दाल होती है वो हमारी बॉडी में किसी भी तरह की बीमारी नहीं करती है, जब तक कि यूरिक एसिड या पेन वगैरह वो अलग चीज हो जाती है। तो हार्ट से रिलेटेड में जो दालें हैं वो नुकसान नहीं करती हैं। दूध जो है वो लो फैट मिल्क यूज करना चाहिए, फुल फैट मिल्क जो है, चीज है, वो काम में नहीं लेना चाहिए। ऑयल में जो है नेचुरल ऑयल्स हैं, ऑलिव ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, काऊ घी है, ये हम यूज कर सकते हैं। काऊ घी और भैंस का जो घी होता है, भैंस के दूध का जो घी होता है उसमें गाय का घी ज्यादा फायदा करता है, क्योंकि गाय का जो दूध होता है वो भी लो फैट दूध होता है, उसी तरीके से उसका जो घी होता है वो भी लो फैट होता है। और जो हम इधर देखते हैं तो पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल और हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स मीन्स वनस्पति जितने भी घी होते हैं वो सारे के सारे हमें काम में नहीं लेने चाहिए। नेक्स्ट, मसालों में हम देखते हैं तो सारे मसाले काम के हैं, सिर्फ जो सफेद नमक होता है उसको छोड़ के। सफेद नमक कैसे नुकसान करता है कि सफेद नमक का जब बॉडी में हम एक्सेस में यूज करते हैं तो वो वाटर रिटेंशन बढ़ा देता है, मतलब बॉडी के अंदर पानी जो है उसको रोक के रखता है। जब किडनी को उस पानी को फिल्टर नहीं करके बाहर नहीं निकालने देता है, तो जब बॉडी के अंदर पानी की मात्रा जो है वो ज्यादा हो जाएगी, तो वो पानी कहाँ, ब्लड के अंदर ही रहेगा और वो हाइपरटेंशन कर देगा। ड्रिंक्स में है नॉर्मल फ्रूट जूस, आप कोई सा भी फ्रूट जूस लीजिए, लेकिन पैकेज्ड जो है कॉफी है, अल्कोहल है, और जिसके अंदर की आर्टिफिशियल जो जूसेस होते हैं, मीन्स लाइक स्लाइस है, मैंगो के, और जितने पैकेज्ड फूड ड्रिंक आते हैं वो हमें अवॉइड करना चाहिए। मांस में, नॉनवेज में हम देखते हैं तो एग वाइट,
ग्रिल सैल्मन है, चिकन सूप है, हमें काम में ले लेना चाहिए, लेकिन रेड मीट और स्मोक फिश बिल्कुल काम में नहीं लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स आप सारे काम में ले सकते हैं। कैश्यू नट को आपको कम से कम काम में लेना चाहिए। मीठा में आप गुड़ काम में लीजिए, व्हाइट शुगर को अवॉइड कीजिए। अब हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट किस तरीके से रहता है। तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट में हमने देखा कि निदान परिवर्जन सबसे पहले था ही, कि कोई भी बीमारी है जिस रीजन से हो रही है उस रीजन को खत्म कर देंगे तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी। दूसरा है प्रैक्टिस ऑफ योगा, एक्सरसाइज कीजिए, वीक में 5 दिन 30-30 मिनट आधे आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज जरूर कीजिए। उर्वस्ती है, ये एक पंचकर्म का पार्ट होता है, ये भी हम करवा सकते हैं। और उसके अलावा होती है औषधि मेडिसिन, हमें कौन कौन सी मेडिसिन काम में लेनी चाहिए। अब देखिए कि यहाँ मैंने थोड़ा सा इकट्ठा किया है मटेरियल की किस बीमारी में हमें कौन कौन सी दवाइयों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। प्लीज इस चीज को नोट करके रखिए कि जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन डिस्टर्ब होता है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही हार्ट में से जो ब्लड है वो बाकी बॉडी में जा रहा है, तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हार्ट डिजीज हो रही है वहां पे हमें पलांडू मीन्स प्याज, अर्जुन, अकीक पिष्टी, जहर मोरा, प्रवाल पिष्टी और मुक्ता पिष्टी, इन सारे औषधियों का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, जो कार्डियक मसल है अगर उनके अंदर वीकनेस आ गई है तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए शिलाजीत, यशद भस्म, यशद भस्म, अभ्रक भस्म और स्वर्ण भस्म को काम में लेना चाहिए। नेक्स्ट, हार्ट जो है डैमेज होने लगा है, बहुत ज्यादा वीक होने लगा है, तो उसके लिए या उसका वीक होने लगा है उसे हम कंट्रोल करने के लिए, या फिर 40 प्लस की एज के बाद हमें वेट नहीं करना है कि हमें हार्ट डिजीज हो, उससे पहले ही हमें हरित की मीन्स हरड़, गुडूची यानी गिलोय, आमल की, आंवला और अश्वगंधा, इन सारी चीजों का हमें रेगुलर में सेवन करना शुरू कर देना चाहिए हार्ट को डैमेज से बचाने के लिए। प्रीलोड है कि हार्ट के अंदर जो है वो ब्लड नहीं आ रहा है, प्रीलोड है हार्ट तक पहुंचने से पहले ही बाकी बॉडी पार्ट्स में जो है वो ब्लड इकट्ठा है, तो वो जो प्रीलोड होता है उसको मैनेज करने के लिए हमें पुनर्नवा, काकमाची, गोखरू और भूम्य अमल की ये सारी दवाइयों को यूज करना चाहिए। ये चारों जो मेडिसिन हैं ये स्पेशली डायूरेटिक होती हैं। डायूरेटिक होने की वजह से जो ब्लड में से यूरिन है, ब्लड में से पानी को अलग करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती हैं, जिससे कि हार्ट के ऊपर जो है वो प्रेशर कम पड़े। तो प्रीलोड अगर ज्यादा आपको पैरों में स्वेलिंग लग रही है तो आपको इनमें से कोई सी भी मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आफ्टरलोड है। आफ्टरलोड तब होता है जब हाइपरटेंशन हो, यानी कि हाई बीपी है। हाई बीपी में हमें सर्पगंधा, जटामांसी और शंखपुष्पी, ये तीनों मेडिसिन को काम में लेना चाहिए। नेक्स्ट, मायोकार्डाइटिस है। मायोकार्डाइटिस है जहां हमने हार्ट की 3 वॉल्स के बारे में पढ़ा था, वहां पे जो बीच वाली वॉल थी उसके अंदर अगर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो हमें भल्लातक और कालमेघ चूर्ण का काम में लेना चाहिए। अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है तो चिरायता और हल्दी काम में लेनी चाहिए। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि जो मेडिसिन हैं वो स्पेशली कौन सी मेडिसिन क्या काम कर रही है। तो फर्स्ट नंबर पे आती है अर्जुन, जो कि कार्डियो प्रोटेक्टिव है, हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथ देता है और इसका हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव होता है, मीन्स जो हाई बीपी है उसे कंट्रोल करने का काम करता है। देखिए एक अकेला अर्जुन हार्ट को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथ भी दे रहा है और बीपी को भी कंट्रोल करता है। गार्लिक है, एंटीकोगुलेंट होता है और एंटीकोगुलेंट मीन्स ब्लड को गाढ़ा होने से रोकता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। गार्लिक मीन्स लहसुन जो है। गूगल है, एक मेडिसिन आती है गूगल, बहुत सारी चीजों के साथ में इसका कॉम्बिनेशन होता है, तो ये एंटी एंजाइनल होती है। एंजाइनल मीन्स जो चेस्ट पेन होता है, जैसे कि हार्ट पेन से हम कंफ्यूज करते हैं, एंजाइना जो होता है उसको है और जो उसको कंट्रोल करता है। और साथ में जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स मीन्स कोलेस्ट्रॉल ही होता है, कोलेस्ट्रॉल ही आगे जाके लिपिड से आगे जाके कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होते हैं, तो उसको भी ये कम करता है। सर्पगंधा है, तो सर्पगंधा ब्लड प्रेशर कम करने के लिए बेस्ट मेडिसिन होती है। हल्दी है, हल्दी जो है एंटी थ्रोम्बोइक होती है, मीन्स जब हमने देखा था कि प्लाक बन रहा था
ऊपर नीचे जो दोनों जगह ब्लॉकेज हो रखा था आपस में मिल गए थे और वहां उन्होंने जाके थक्का बना दिया था। तो उस थक्के को बनने से रोकने का काम हल्दी करती है और साथ में लिपिड्स को भी कम करती है। अब हम देखेंगे कि डॉक्टर नेचर में हम क्या मेडिसिन दे सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें BP9 कैप्सूल। अब आप देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स में प्लीज ध्यान दीजिए। मैंने पीछे जितनी आपको मेडिसिन का नाम बताया एक एक मेडिसिन का कि कौन सी मेडिसिन किस तरीके से काम करती है, तो वो सारी मेडिसिन आपको जहां हम अलग अलग मेडिसिन यूज कर रहे थे वहां पे हमें एक ही कैप्सूल के अंदर ये सारी मेडिसिन मिल गई हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या, इसके अंदर क्या मिला हुआ है, तो हम देखते हैं। इसके अंदर अर्जुन है, गूगल है, इसके अंदर गार्लिक है, अश्वगंधा है, मुलेठी है, गिलोय है, आंवला है, सर्पगंधा, शंखपुष्पी। आप देखेंगे कि इसके अंदर ये पूरे जो 9 ड्रग्स मिली हुई हैं, ये 9 की 9 दवाइयों के नाम हमने पीछे पढ़े हैं अलग अलग तरीके से कि कौन सा किस तरीके से काम में आता है। तो हार्ट डिजीज के अंदर BP9 कैप्सूल बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। नेक्स्ट हेल्दी हार्ट है। हेल्दी हार्ट में भी हम देखते हैं, हेल्दी हार्ट लिक्विड के जब हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं तो इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर है जो कि ओबेसिटी जो होती है उसको कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा एप्पल साइडर विनेगर काम करता है। लेमन है, हमने पढ़ा था कि हमें सिट्रस फ्रूट्स काम में लेने चाहिए, तो लेमन सिट्रस फ्रूट होता है। गार्लिक है, जिंजर है, सिनामोमम है। तो ये सारी की सारी जो ड्रग्स हैं ये हेल्दी हार्ट के अंदर मिली हुई है। आपको ये देखना है कि किस पेशेंट को आपको हेल्दी हार्ट किस क्वांटिटी में देना है, किसको BP9 कैप्सूल है वो 1 कैप्सूल देना है या 2 कैप्सूल देना है, वो उस पेशेंट की कंडीशन के ऊपर देना है। नेक्स्ट, अब इसके अलावा हम जो और मेडिसिन देखते हैं कि हम हार्ट के हेल्दी रखने के लिए क्या दे सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल या हाई BP के लिए हम हेल्दी हार्ट जूस है, फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल है, BP9 कैप्सूल है, ये दे सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए या ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए व्हीट बार्ले ग्रास जूस दे सकते हैं। जो पेशेंट को ओबेसिटी के कारण, मोटापे के कारण हार्ट डिजीज है उसे हमें स्लिम एंड फिट जूस देना है, साथ में एप्पल साइडर विनेगर दे सकते हैं। यकृतजीत सिरप हार्ट डिजीज में स्पेशली काम करता है, जबकि हम सोचते हैं कि यकृतजीत सिरप सिर्फ लीवर की डिजीज में देना है, लेकिन क्योंकि कोलेस्ट्रॉल या फैट का जो डाइजेशन है वो पूरा की पूरा कंट्रोल लीवर के थ्रू होता है, इसीलिए यकृतजीत सिरप काम में लेना है। अश्वगंधा टैबलेट को हमें बीमारी होने का वेट नहीं करके रेगुलर में काम में लेनी चाहिए, स्पेशली 40 के बाद हार्ट की मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए अश्वगंधा टैबलेट काम में लेनी चाहिए। किडनी सपोर्ट जो जूस है वो हमें चाहिए, क्योंकि हमने पीछे देखा है कि जब किडनी फंक्शन डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो जाता है। तो वो हमें देखना है कि कहाँ पे हमें किडनी सपोर्ट जो जूस है उसे काम में लेना है, एप्पल साइडर विनेगर को कहाँ काम में लेना है। और त्रिफला प्लस जूस है, क्योंकि हमने देखा था कि जब हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब हुआ था जिसकी वजह से हमारी अग्नि मांद होके आम बना था और वो आम जो है फैट के साथ मिलके उसने LDL कोलेस्ट्रॉल बनाया था। तो उस तरीके केसेस में जब हम त्रिफला प्लस जूस काम में लेते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि त्रिफला प्लस जूस में आपका हरड़ भी है, हींग भी है, आमलकी भी है और हरड़ भी है। ये चारों ही हमने पीछे जो प्रोडक्ट हैं पीछे देखे हैं कि ये किस तरीके से बेनिफिशियल है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि शॉर्ट तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा समझा सकूं कि किस तरीके से है, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को सेशन आज का समझ में आया होगा।